हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आज हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें क्लास 10th के साइंस में मॉडल सेट 2 करने वाले हैं, जिसमें से आपको कुल प्रश्न 40 दिए जाएंगे और समय आपका 1 घंटा 30 मिनट होगा। इसमें से आपको सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न 40 हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें से नहीं रहेगा आपका। तो चलिए देखते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि r इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ, और अगर f बराबर निकाला जाए तो हो जाएगा r/2, और ये संबंध आपको ऑप्शंस में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश परावर्तन के कुल 2 नियम हैं, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है आपका, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण रहता है? अवतल, उत्तल, समतल या परवलयिक दर्पण? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक या ऑप्शन डी है आपका मिट्टी। तो हम लोग जल का भी उपयोग कर सकते हैं लेंस बनाने में, कांच का भी उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? थोड़ा देर पहले ही आपको बताएं कि f का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर और r पूछा गया है, तो r इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू एफ। तो 2 इंटू r का मान आपको दे रखा है 12, तो हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो हेडलाइट्स होते हैं वाहन में उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी हेडलाइट्स का बात करेगा मतलब अग्रदीप का बात करेगा तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और पश्च दृश्य बोला जाए तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन ए है आभासी, सीधा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, और अगला है वास्तविक एवं उल्टा। तो जो अवतल लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सदैव क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। अगला प्रश्न है, डायोप्टर मात्रक है, किसका मात्रक है ये पूछा गया? फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का या विभेदन क्षमता का? तो जो डायोप्टर मात्रक है वो आपका होता है लेंस शक्ति का। अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए पूछा गया है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? फॉर्मूला होता है P इक्वल टू
1/f। आपको क्षमता दे रखा है 2D मतलब 2 दे रखा है और पूछा गया है f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और ये आपका मीटर में होगा, ये आपका किस में होगा मीटर में। तो जब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0 पॉइंट जैसे 1 से भाग दीजिएगा 2 से भाग दीजिएगा 1 को तो 0.0 और 2 से कितने बार में 5 बार में ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ 0.5 और जब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो जो आंख के रंगीन भाग होते हैं उसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पूछा गया कि दिए गए रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक का संख्या 1 है और उत्पाद आपका 2 से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ एक अभिकारक है और वो वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान कर रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया होगा। ये टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। पहला नंबर देखिए Na2O + H2O और दिया है NaOH। तो पहले समीकरण में देखिए इधर सोडियम का संख्या 2 है अभिकारक में, इधर सोडियम का संख्या 1 है, तो ये आपका संतुलित नहीं होगा। अगला देखिए इसमें एल्युमिनियम इधर 4 है उधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन का संख्या 4 है और उधर आपका 6 है, तो दूसरा समीकरण भी आपका संतुलित समीकरण नहीं है। तीसरे में देखिए इधर कॉपर का संख्या 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, जबकि उधर 1 है, तो तीसरा समीकरण भी आपका संतुलित समीकरण नहीं होगा। तो मतलब जो आपका संतुलित समीकरण होगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। आपको पहले उपचयन बोला गया है फिर अपचयन बोला गया है। तो देखिए उपचयन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा हो और अपचयन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक में अगर देखा जाए तो देखिए पीबी में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जबकि उत्पाद में पीबी में ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। चूंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ CuO होगा, तो देखिए इसमें से पीबी से ऑक्सीजन हट गया मतलब ऑक्सीजन का कमी हो गया, मतलब पीबी में क्या हो रहा है अपचयन, और अपचयन हो रहा है किसमें पीबी में, और उपचयन हो रहा है किसमें Cu में। तो पहले उपचयन बोला गया फिर अपचयन, तो पहले देखिए Cu पहले किस में दिया गया बी में और फिर किस में दिया गया पीबी बी में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। ऑप्शन है उपचयन, अपचयन, विस्थापन और एक फिर ऑप्शन दे दिया आपको विस्थापन, एक्चुअली वहाँ द्विविस्थापन होना चाहिए था। तो जो विकृत गंधिता है वो आपका उपचयन अभिक्रिया में आता है, उपचयन अभिक्रिया के पश्चात ही क्या होता है विकृत गंधिता होता है। अगला प्रश्न है चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी संयोजन, उष्माशोषी संयोजन, उष्माक्षेपी संयोजन और अगला है उष्माक्षेपी वियोजन। तो यहाँ देखिए दोनों ही ऑप्शन सेम सेम आपको दे दिए हैं, उष्माक्षेपी संयोजन, और यहाँ भी दे दिया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में उष्माक्षेपी संयोजन ही दे रखा है। तो जो चूने में जब हम लोग पानी डालते हैं तो उष्मा निकलता है, तो ये एक प्रकार क्या हो जाता है उष्माक्षेपी संयोजन।
तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन सी भी देखिए सेम सेम है, तो दोनों ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन? तो देखिए इसमें जो अभिक्रिया हो रहा है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है, क्योंकि जब भी लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन रंग नीला हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिस कारण से इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज। तो जो आपका प्राकृतिक सूचक होगा वो आपका लिटमस होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? लाल नहीं हो जाएगा मतलब लाल किससे होता है? नीले से लाल होता है अम्ल में, मतलब इसमें से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो आपका अम्ल नहीं है। HCl तो आपका अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, CH3COOH भी आपका अम्ल है। ये जो ग्लूकोज का आपको सूत्र दे रखा है ये आपका अम्ल नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दिए गए किस विलयन में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? देखिए जल मौजूद बोला गया है, तो जल आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी में H2O, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? NaHCO3 का, Na2CO3 का, NaCl का या NH4Cl का? तो जो अग्निशामक यंत्र में हम लोग जिस लवण का उपयोग करते हैं उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना जलीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं या उदासीन हो जाता है। जो आंसर होगा आपका उसमें से वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते। अगला प्रश्न है, पदार्थ ABCD का pH मान दे रखा है आपको 2, 7, 10 और 14। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? तो देखिए जो अम्ल होता है उसका pH मान 0 से 7 से कम के बीच में होता है, और 7 आपका हो जाता है उदासीन विलयन, और 7 से फिर अधिक और 14 तक में आपका हो जाता है क्षारकीय विलयन। तो 7 से कम आपको इसमें एक ही दिख रहा है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो जो अम्ल होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए यहाँ संयोजन, वियोजन, विस्थापन या फिर से विस्थापन दे रखा है या द्विविस्थापन होना चाहिए था। तो जो इस चित्र में देखिए सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, वहां पे सिल्वर रखा है, और जो सिल्वर का रंग है वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है आपका तो जो होगा आपका ऑप्शन में ए नंबर में है संयोजन, बी है वियोजन, सी है विस्थापन और तीसरा है द्विविस्थापन। तो जो सही आंसर होगा इसमें से आपका वो होगा आपका वियोजन। अगला प्रश्न है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव क्रम में होती है? जैव प्रक्रम में होती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या संवहन? तो जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब ऑक्सीजन गैस यौगिक से टूटकर निकलती है तो वो आपका जल से टूटकर निकलता है। अगला प्रश्न है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण प्राणी या प्राणी समभोजी पोषण? तो जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका प्राणी समभोजी पोषण। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन,
पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो जो लार में आपका एंजाइम पाया जाता है वो आपका टाइलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, फेफड़ा में, वायु कोशिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो श्वसन प्रक्रिया में जो पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में विखंडन होता है वो आपका कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या रंध्र। तो पौधों में जल और जो खनिज लवण का संवहन होता है वो आपका जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? पोषण, श्वसन, जनन या नियंत्रण? तो जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका जनन। अगला है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के प्रजनन को दर्शाता है? मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन या पुनरुद्भवन? तो देखिए ये जो चित्र दिया गया है ये आपका प्लेनेरिया का है और यहाँ पे जो जनन का प्रक्रिया है ये आपका पुनरुद्भवन को ही दर्शाता है। अगला प्रश्न है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? निषेचन, परागन, अंकुरन, संलयन? तो जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका परागन। भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा, डिंबवाहिनी, ग्रीवा या अंडाशय? तो जो गर्भाशय में जो पोषण मिलता है बच्चे को वो आपका प्लेसेंटा से मिलता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता है? वह तेजी से जलता हो, उसमें स्वयं आग लग जाता हो, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे या वह महंगा हो? तो जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। अगला है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जो पवन का चाल होना चाहिए वो आपका कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा? तो जो समाप्य ऊर्जा का स्रोत है वो आपका क्या है? कोयला है। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागकण? तो जो पराग कोश में होते हैं वो आपके क्या होते हैं? परागकण। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।